हेलो दोस्तों, वेलकम टू बासो क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो हमारे यूपी टेट, सी टेट तथा सुपर टेट जैसी टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया ये विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन ए है एकीकरण का सिद्धांत, बी है अंतःक्रिया का सिद्धांत, सी है निरंतरता का सिद्धांत और डी है अंतः संबंध का सिद्धांत। तो विकास जो है एक क्या है, कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो अगर कहता है वृद्धि है तो वृद्धि जो होती है एक निश्चित समय तक होती है। यहाँ पे विकास की बात की गई है तो यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। तो इसका फर्स्ट का जो है आंसर वो हो जाएगा थर्ड, निरंतरता का सिद्धांत। आगे देखते हैं, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था मैकडूगल साहब ने। तो इसका आंसर जो हो जाएगा थर्ड, लेकिन अब्राहम बैसनों ने दिया है मांग तथा आवश्यकता का सिद्धांत। ठीक है, लेकिन सेकंड का जो है वह राइट आंसर है टू मैकडूगल। आगे देखेंगे, विकास की किस अवस्था को कोल तथा बुश ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो बाल्यावस्था को विकास का तथा संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा जाता है। तो इसका थर्ड का है फर्स्ट वाला। आगे देखेंगे, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? तो होवार्ड गार्डनर ने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है। डिस्लेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। तो डिस्लेक्सिया में क्या, पढ़ने से रिलेटेड ये समस्या बताता है। तो इसमें पढ़ने तथा वर्तनी में कठिनाई होती है। तथा जहाँ बोलने की बात करेंगे तो इसमें अफेजिया तथा डिफेजिया जो होती है उसे बोलने में कठिनाई होती है। आगे देखेंगे, कक्षा में छात्रों से प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, अनुमति देनी चाहिए या रोक देना चाहिए। अगर कक्षा में बच्चे जो हैं प्रश्न पूछेंगे तो उसके लिए हमें क्या, उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये सबसे अच्छा और बेहतर आंसर है। आगे देखेंगे, क्योंकि प्रश्न पूछेंगे तो उनसे क्या होगा, उनके अंदर समझ की भावना जागृत होगी और उनके अंदर समझ पैदा होगी। ठीक है, क्योंकि उन्हें जब कोई चीज़ समझ में नहीं आती तभी बच्चे प्रश्न पूछें। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। तो बच्चे की वृद्धि जो मुख्यतः किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है सामाजिक विकास से, बी है शारीरिक विकास से, सी है नैतिक विकास से, डी है भावात्मक विकास से। तो बच्चे की वृद्धि जो है मुख्यतः वह शारीरिक विकास से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर 7 का हो जाएगा 2 वाला। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहा जाता है? तो पुनर्बलन का सिद्धांत किसको कहा जाता है? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत ये दिया था थॉर्नडाइक ने। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत इसको क्या कहते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत ये किसने दिया है? पावलोव ने। तथा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ये किसने दिया है? स्किनर ने। लेकिन यहाँ पे बात की जाएगी पुनर्बलन सिद्धांत किसे कहते हैं? तो पुनर्बलन का सिद्धांत जो कहते हैं वह कहते हैं थर्ड वाला क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। इसको पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, और सूच या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत यह दिया था कोहलर ने, जिन्होंने चिंपैंजी जो था वह सुल्तान नामक चिंपैंजी पर जिन्होंने प्रयोग किया था। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत ये दिया था पावलोव ने, इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? तो ए है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, बी है अंतःप्रज्ञ अवस्था, सी है क्रियात्मक अवस्था और डी है संकेतात्मक अवस्था। तो ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का कौन सी अवस्था अंग नहीं है? वह है अंतःप्रज्ञ अवस्था जो है ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का अंग नहीं है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा दूसरा। आगे देखेंगे, कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है? बाह्य कारक, दूसरा है विफलता से बचने के लिए प्रेरणा, तीसरा है लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं।
अधिगम को अभिप्रेरित इसमें से कौन सा करेगा? तो अधिगम को प्रेरित जो करेगा वो लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्ति की व्यक्तिगत जो संतुष्टि होती है वह अधिगम को प्रेरित करने का कार्य करेगी। आगे देखेंगे, वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कार्यों में से किस एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है? तो वाइगोत्स्की ने सबसे ज़्यादा किस एक की भूमिका पर सबसे ज़्यादा जोर दिया? सामाजिक में क्या, या वंशानुगत, मानसिक, या पर शारीरिक? तो यहाँ पर जब वाइगोत्स्की की बात होगी तब इन्होंने किस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है? तो इन्होंने समाज को बेहतर माना है बच्चे के विकास के लिए। इसमें समाज की बेहतर भूमिका होती है वाइगोत्स्की के अनुसार। बच्चा जो है समाज के माध्यम से ही बालक का विकास वह रहना, संज्ञानात्मक, भावात्मक, उसका जो भी कौशल होता है वह समाज के अनुसार ही होता है, ऐसा कथन है वाइगोत्स्की के अनुसार। तो वाइगोत्स्की की जहाँ पे बात आएगी तो इन्होंने समाज को महत्वपूर्ण भूमिका दी है बालक के विकास में। आगे देखेंगे, बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 साल के बच्चे का स्कोर 75 है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? ऑप्शन ए है 6 वर्ष, बी है 8 वर्ष, सी है 10 वर्ष और डी है 12 वर्ष। तो इसमें क्या करेंगे, स्कोर दे रखा है उसका 75, तो इसे हम ऐसे निकाल देंगे, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, यहाँ पे बुद्धि लब्धि स्कोर दिखा रहा है 75। ठीक है, तो उसकी मानसिक आयु पूछी गई है हमें, तो यहाँ पे लिखेंगे 75 और यहाँ पे मानसिक आयु हमें मान लिया, मानसिक आयु लिखा है और नीचे लिख देंगे कितनी है 16 इंटू 100। ऐसे करके इसको सॉल्व कर लेंगे। 75 बराबर मानसिक आयु बटे 16 गुणे 100। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगी कितनी है इसकी मानसिक आयु। आप सॉल्व करके देख लीजिए, इसका आंसर होगा 4 अर्थात 12 वर्ष। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधक है, बी है सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है, सी है शिक्षा बोर्डों की जवाबदेही को कम करता है और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है वह है दूसरा वाला। इसमें क्या कहता है, सभी विद्यार्थियों के निदान के माध्यम से अधिक जानने में मदद करता है। क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन की बात कही गई तो सबसे अच्छा और बेहतर आंसर होगा इसका दूसरा। ठीक है, आगे देखते हैं, बच्चे कैसे सीख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है? तो बच्चे कई तरीकों से सीख सकते हैं, बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं, बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, या फोर्थ है बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। तो इसका जो बेहतर आंसर है वह क्या है? वैसे बच्चे तो सीख तो हर जगह सकते हैं, लेकिन जो कक्षा में जिस प्रकार से सीखते हैं वे कहीं नहीं। तो इसका जो आंसर जो मतलब कि बच्चे कई तरह से सीख सकते हैं, तो बच्चे कई भी तरह से कहीं भी सीख सकते हैं। यहाँ पे बात की गई है संबंध में सत्य नहीं है, तो ये सत्य नहीं है कि बच्चे जो हैं वे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं, तो ये एक निगेटिव आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह 2, क्योंकि ये कोई बंदिश नहीं है, बच्चे सिर्फ कक्षा में ही सीखते, बच्चे कहीं पे भी सीख सकते हैं। ठीक है, बच्चे सीखने के स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, बच्चे जब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। तो ये सभी आंसर सही हैं, सिर्फ मतलब एक निगेटिव इसमें पूछा गया, कौन सा सत्य नहीं है, तो इसमें आंसर जो होगा वह हो जाएगा सेकंड वाला। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म मतलब जब हमारे जो होते हैं, जैसे कोई हम छोटा कार्य करते हैं, जैसे जिसमें हमारी कुछ अंग मतलब कि छोटे छोटे सूक्ष्म कौशल जो होते हैं, जैसे लिखना हुआ। ठीक है, तो इसमें बाद बाकी क्या है, जैसे लिखना है तो ये हमारा सूक्ष्म गतिक कौशल है, क्योंकि हमें उंगलियों से ही लिखना पड़ रहा है। लेकिन चलना, दौड़ना, कूदना ये हमारे कैसे हैं, स्थूल हैं। ठीक है, ये सूक्ष्म नहीं है।
तो यहाँ पे सूक्ष्म गतिक कौशल की बात की गई, तो लिखना जो है हमारा सूक्ष्म गतिक कौशल है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सेकंड वाला। आगे देखेंगे, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? तो डेविड, ऑप्शन है डेविड वेशलर, चार्ल्स डार्विन, तीसरा है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, फोर्थ है अल्फ्रेड बिने। तो सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था अल्फ्रेड बिने ने। बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता भी कहते हैं अल्फ्रेड बिने को। एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय में आता है तो एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? तो ऑप्शन ए है, उसकी विकलांगता के अनुसार उसे एक विशेष स्कूल में भेजना चाहिए, अन्य छात्रों से दूर करना चाहिए, या थर्ड है, उसे पहले एक प्रवेश, तो विकलांग के अनुसार उसे एक विशेष स्कूल में भेजना चाहिए, दूसरा है अन्य छात्रों से उसे दूर रखना चाहिए, थर्ड है सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा का संचालन करना चाहिए, और डी है फोर्थ, अर्थात इसका सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के अभिभावकों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो यहाँ पे एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो उसे शिक्षक को इनमें से कौन सा आंसर बेहतर होगा? क्या हमें छात्र को दूर रखना चाहिए? तो ये तो गलत ही हो गया। सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा का संचालन करना चाहिए, क्या ये सही होगा? या फोर्थ, उसे बच्चे के अभिभावक के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो इसका जो बेहतर आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? फोर्थ, क्योंकि सहयोगी योजना विकसित करने में बच्चे के अभिभावकों के साथ चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, बाद बाकी इसे अन्य छात्रों से दूर करना चाहिए या उसे एक अलग स्कूल में भेजना चाहिए, ये सारे क्या हैं? निगेटिव वर्ड हैं। अर्थात जो हमारी एक वीडियो है निगेटिव टैग वर्ड वाली, वो आप ज़रूर देख लें, उससे आपको पता चल जाएगा इसमें कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। ये सब निगेटिव थॉट हैं, बच्चे के अंदर हीन भावना जागृत होगी। इसके ज़्यादा अगर हम ये बच्चे के खिलाफ उसे एक अलग स्कूल में भेजेंगे, अन्य छात्रों से दूर करेंगे। आगे देखते हैं, दो शिक्षार्थी भाषा सीख रहे हैं। एक शिक्षार्थी जो अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा शिक्षार्थी उसी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में सीखता है। दोनों किस प्रकार की गलतियां समान रूप से कर सकते हैं? तो इसे शिक्षक को किस रूप में देखना चाहिए? क्या इसे अति सामान्यीकरण के रूप में देखना चाहिए, या इसे विकासात्मक समझना चाहिए, या सरलीकरण, या उपयुक्त में से कोई नहीं? ठीक है, तो जब एक बच्चा कोई भाषा में सीख रहा है, दूसरा बच्चा उसी चीज़ को दूसरी भाषा में सीख रहा है, तो यह क्या है? यह जो शिक्षक के लिए विकासात्मक रूप से, क्योंकि जो दो भाषाएं हैं, भाषा को विकासात्मक रूप में लें, क्योंकि इससे बच्चे का विकास हो रहा है। ठीक है, एक भाषा में मातृभाषा में सीख रहा है तथा दूसरा शिक्षार्थी उसी भाषा को दूसरी भाषा में सीख रहा है, तो इससे बालक का क्या विकासात्मक विकास हो रहा है। तो ये बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, आगे देखते हैं, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को दंड देना चाहिए, तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, या बच्चे को परामर्श देना चाहिए। अगर बच्चा समस्यात्मक बालक के रूप में पाया जाता है तो हमें उसके क्या बच्चे को परामर्श देना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फोर्थ, क्योंकि अगर घर भेज देंगे तो भी इसका कोई समाधान नहीं है, अगर दंड देंगे तो भी वह कोई समाधान नहीं है, और नज़रअंदाज कर देंगे तो भी इसका कोई समाधान नहीं है। आगे देखेंगे, शिक्षा में अवरोध का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन है, बालक का विद्यालय न जाना, बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, किसी बालक का एक वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, या बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। तो अवरोधन का अर्थ है एक से अधिक वर्ष के तक एक ही कक्षा में रहना, तो ये विद्यालय अवरोधन कहलाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा थर्ड। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? ऑप्शन ए है प्रस्तावना कौशल, बी है उद्दीपन परिवर्तन कौशल, थर्ड है प्रदर्शन कौशल, और फोर्थ है समापन कौशल। जिसमें कौशल का पूर्ण ज्ञान का परीक्षण आता है वह होती है प्रस्तावना कौशल। इसमें जो होता है वह कौशल का जो पूर्व ज्ञान होता है उसका परीक्षण आता है प्रस्तावना कौशल में। आगे देखेंगे, मानव विकास का प्रारंभ
कब होता है? पूर्व बाल्यावस्था में, दूसरा है गर्भावस्था में, तीसरा है शैशवावस्था में और फोर्थ है उत्तर बाल्यावस्था में। जो मानव का विकास का प्रारंभ जो है वह हो जाता है सेकंड अर्थात गर्भावस्था में। आगे देखेंगे विकास जो होता है वह गर्भावस्था से लेकर और जीवन पर्यंत होता ही रहता है। तो यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है बालक का विकास या मानव का विकास। आगे देखेंगे द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो कंडीशन ऑफ लर्निंग के पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन ए है B.F. स्किनर, बी है E.L. थॉर्नडाइक, तीसरा है I.P. पावलोव और चौथा है R.M. गहने। तो द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं R.M. गहने। ये इम्पॉर्टेंट बुक है, इसे आप जरूर नोट कर लें। आगे देखते हैं स्मृति एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना को कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? ऑप्शन ए है अन्वेषण, बी है सामान्यीकरण, तीसरा है तैयारी और चौथा है प्रस्तुतिकरण। यहाँ पे स्मृति एवं बोध शिक्षण के प्रतिमान की बात की गई है, तो इसमें जो सबसे उभयनिष्ठ सोपान है वह है प्रस्तुतिकरण। ठीक है, अन्वेषण को खोज भी कहते हैं हम लोग। आगे देखते हैं निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है संगत की आवश्यकता, दूसरा है प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, तीसरा है भावात्मक सुरक्षा की आवश्यकता और चौथा है नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। इसमें क्या कहा है? मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। तो जो ऑप्शन जो हो जाएगा, क्योंकि यह तो हमारी शारीरिक दिनचर्या है, नियमित रूप से शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना जो है यह मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से यह चीज़ संबंधित नहीं है। बाकी संगत की आवश्यकता ये भी संबंधित है मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से। प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता यह भी संबंधित है तथा भावात्मक सुरक्षा की आवश्यकता जो है वह भी संबंधित है। ठीक है, अगर आप को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसका जो सेकंड पार्ट है, ये 50 क्वेश्चन की एक हमने सीरीज रखी है, जिसका दूसरा पार्ट जो है वह मैं कल अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद।